नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका विकास स्टडी पॉइंट पे। मैं विशाल दोबारा से आ गया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर के साथ, जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर दीजिए। हाँ, मैं जानता हूं आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता एवं संरक्षण हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये बुक फर्स्ट में चैप्टर नंबर 16 है। ठीक है, अब जैव विविधता क्या होती है और उसका संरक्षण क्या होता है। एक बार पेंसिल ऐड कर लूँ। जैव विविधता, जैव मतलब संजीव, जिसके अंदर जीव हो, जैसे जिसके अंदर जान हो। किसमें होती है? जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में। ठीक है, पौधों में व जीव जंतुओं में। विविधता मतलब विभिन्नता, अलग अलग विभिन्नता होती है ना। एक संरक्षण मतलब बचाव, यानी अलग अलग पेड़ पौधों की जो विभिन्नता पाई जाती है उनका बचाव करना ही जैव विविधता है और उनका संरक्षण है। तो पढ़ते हैं जैव विविधता क्या है। जैव विविधता दो शब्दों बायो व डाइवर्सिटी से मेल से बना है। बायो का अर्थ है जैव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। और मैंने आपको बता दिया जैव विविधता का अर्थ क्या है? पेड़ पौधों का विभिन्नता, अलग अलग, अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या व उनकी विविधता की जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, समझ गए जैव विविधता। दूसरा क्वेश्चन है हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता मतलब जो प्रजातीय विभिन्नता अधिक होती है, जिन प्रजाति की विभिन्नता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम तथा प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब पारित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। 1972 में वन्य सुरक्षा अधिनियम तथा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना पारित की। किसके थ्रू? भारत सरकार के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र विविधता का परिसीमन करना कठिन क्यों होता है? पारितंत्र विविधता का परिसीमन करना मुश्किल व जटिल होता है क्योंकि परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं होती। इनकी जो सीमाएं होती है वो अनिश्चित होती है, इसलिए इनका कभी परिकलन नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जैव विविधता के ह्रास को रोकने के उपाय बताओ। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब जिन प्रजातियों पर संकट है, जिन प्रजातियों की प्रजाति बहुत कम पाई जाती है, उनको बचाने के कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। पहला प्रजातियों को लुप्त होने से बचाएं, उनका शिकार ना करें। ठीक है, वन रोपण द्वारा पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। वन रोपण मतलब पौधे उगाने चाहिए। प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो पौधों को कभी उगने नहीं देते, उन्हें खराब कर देते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो अचानक से ढह जाते हैं, जैसे बड़े बड़े तूफान में ढह जाते हैं। वो इसकी वजह से ढह जाते हैं कि जो कीटनाशक होते हैं वो अंदर ही अंदर उनको खोखला कर देते हैं। प्रयोग के नियंत्रण किया जाना चाहिए। दूसरा, चौथा, वन जीवों के आवास को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मतलब जहाँ वन्य जीव रहते हैं उनके आवास को चिन्हित कर देना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पे वन्य जीव रहते हैं और यहाँ पे कुछ भी करना मना है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े सुरक्षा के लिए जू बनाए गए हैं। वन्य सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। वन्य जीवों या पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। यानी वन्य जीव, जो जीवों और पौधों का जो व्यापार होता है उनको रोकना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे जैव विविधता के ह्रास को रोका जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर की तरफ। भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियां को बचाने, संरक्षण करने तथा उनके विस्तार के लिए कौन सा उपाय किए हैं? अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि आपके द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने एवं संरक्षित करने तथा उनके विस्तार के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। ये भारत सरकार के ना पूछ के या आपके राय भी पूछ सकता है। तो अगर आपको ये पॉइंट याद होंगे तो इसमें आप अपने पॉइंट भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। भारत सरकार या आप अपने राय से बताइए किस प्रकार हम प्रजातियों को बचाया जा सकता है। तो यह भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, सुरक्षित करने तथा उनके विस्तार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित मतलब लाया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे नेशनल पार्क होते हैं जिनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वो होती है, जहाँ पे कोई भी वन्य प्राणी को मार नहीं सकता। ठीक है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर की घोषणा की गई है, जहाँ वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में निर्भय होकर रह सकते हैं। निर्भय मतलब बिना किसी डर के होकर रह सकते हैं तथा प्रजाति का विकास कर सकते हैं तथा अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है और इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 6-7 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और इसमें से ज़्यादा आपका 5 से लेके 8 नंबर के बीच में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 से लेके 8 नंबर के बीच में आते हैं। IUC द्वारा पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से कौन कौन सी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम जानेंगे जो जीवों की प्रजाति है उनको किस किस में बांटा गया है। संकटबंद प्रजाति, इसमें वह सभी प्रजातियां सम्मिलित मतलब शामिल की गई हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है, मतलब जो बहुत ही कम पाई जाती है और लुप्त होने के कगार पर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN विश्व की सभी संकटबंद प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नामों से सूचना प्रसारित करता है। इसमें क्या करते हैं ये कि ऐसी प्रजातियों की लिस्ट तैयारी करते हैं जिसके अंदर जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर होती है उनका संरक्षण करते हैं। सुपरिचित प्रजातियां, इनमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि सुरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जरा रहे तो निश्चित भविष्य में उनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। इसमें उन प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है जो भविष्य में तो कारगर जो प्रेजेंट में तो है लेकिन भविष्य में अगर हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य में वो विलुप्त हो जाएगी। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। मतलब ये ऐसी प्रजातियां हैं लेकिन अभी तो हैं, लेकिन अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगी और भविष्य में हमें दिखेगी नहीं, तो इनको हम दूसरे प्रजातियों में लाए जाते हैं, सुपरिचित प्रजातियों में। तीसरा, दुर्लभ प्रजाति। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र मन विरल रूप में बिखरी है। कहने का मतलब है कि संसार में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वही प्रजातियां पाई जाती है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, तो संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम होती है और ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं, कुछ ही स्थानों पर पाई जाती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है और कभी कभार ये 5 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाता है अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। जैव विविधता को निम्नलिखित 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। जैव विविधता मैंने आपको बताया था, जैव मतलब जिसमें समझी जिसमें जानू, विविधता मतलब विभिन्नता, या तो पेड़ पौधों की विभिन्नता या जीव जंतु की विभिन्नता। अनुवांशिकता विभिन्नता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अनुवांशिक विभिन्नता जैव विविधता में किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन किया जाता है। जीवन निर्माण के लिए जीनी एक मूलभूत इकाई है। याद रखना को जीन जो एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजातियों में जीव की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता है। तो किसी प्रजातियों में जीव की विविधता मतलब किसी प्रजाति में जीव की विभिन्नता है उनकी आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। दूसरा, प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की अनेक रूपता बनती है और प्रजातियों की संख्या में से संबंधित है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। तीसरा, पारितंत्रिक विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पारितंत्र विविधता परितंत्रों की संख्या तथा उनके वितरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पारितंत्र की संख्या तथा उनके वितरण से संबंधित है। पारितंत्र प्रक्रियाएं, आवास तथा स्थानों की विभिन्नताएं, कहने का मतलब है आवास तथा स्थान में जो अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है ये पारितंत्रीय विभिन्नता बनते हैं, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं। अभी पढ़ लेते हैं आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर के अंक में। विभिन्न महाद्वीपों में स्थित पारिस्थितिक हॉटस्पॉट, इकोलॉजिस्ट हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड की सूची बनाइए। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना महाद्वीप कौन से? दक्षिणी एवं सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे दक्षिणी एवं सेंट्रल अमेरिका, तीसरे नंबर पे एशिया, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो पहले नंबर पे कौन है? सेंट्रल अमेरिका की उच्च भूमि निम्न भूमि ये, दूसरे पे पश्चिम इक्वाडोर तथा कोलंबिया काको, तीसरे नंबर पे उष्ण कटिबंधीय एंडीज, चौथे नंबर पे अटलांटिक वन ब्राजील। तो याद रखना आपको दक्षिणी एवं सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन सी है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, पूर्व मेडागास्कर, पूर्व चाप पर्वत, ऊपरी गिन वन। एशिया में कौन कौन सी पाई जाती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय भारत, सिंह राज वन श्रीलंका, इंडोनेशिया, प्रायद्वीप मलेशिया, फिलीपींस, उत्तर बोनिया। फिलीपींस एक देश का नाम है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड,
और मेलेशिया, न्यू कैलेंडिया में, ठीक है। तो ये कुछ विभिन्न हॉटस्पॉट है महाद्वीपों के, इनको आपको याद रखना है। ये कभी कभार 1 नंबर में या पूरा 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। थैंक यू सो मच, जॉइन योर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुंच सके, ठीक है। और हमारे नोट्स पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।